नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन न्यूज में आज बात करेंगे इस साल की सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज के बारे में। दरअसल पाकिस्तान जैसे इंग्लैंड के सामने हारा, उसके बाद भारत के लिए थोड़े से रास्ते और खुल गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के। लेकिन इसके लिए बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो रही दोनों टेस्ट मैचेस आपको जीतने पड़ेंगे और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम से कम 3-0 या 3-1 से आप सीरीज जीतेंगे तो फिर आपके वर्ल्ड कप के क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इंतजार इस बात के लिए भी करना पड़ेगा कि दक्षिण अफ्रीका किस तरह की क्रिकेट खेलता है जिस समय वर्ल्ड सीरीज नंबर 2 पर। लेकिन कुल मिलाकर साल का आखिरी महीना, लेकिन ये आखिरी महीने में सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारतीय टीम खेलने जा रहा है। कप्तान टीम के साथ नहीं होंगे, टीम के साथ कई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय टीम को हर हाल में ये सीरीज 2-0 से जीतनी पड़ेगी। यानी कि जो गलतियां ओडीआई क्रिकेट में भारतीय टीम ने की, वो गलतियां बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज में। और कुल मिलाकर ये टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट सीरीज को जीतना, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, इससे पहले टीम कॉम्बिनेशन और तमाम कैलकुलेशंस में बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज के तौर पे आप देख रहे हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से हमने कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, कम से कम 6 महीने हो चुके हैं। और जब अब खेलने जा रहे हैं तो डू एंड डाई सिचुएशन है, यहाँ तक कि हम बांग्लादेश के खिलाफ भी कोई भी गलती अब एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ 2-0 से जीते तभी आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की तरफ पॉजिटिव तरीके से देख पाएंगे, नहीं तो फिर आपके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे एकदम। हाँ राजीव, और इसी वजह से इस श्रृंखला का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये जो टेस्ट मैच साइकिल है उसमें भारत को 6 टेस्ट मैचेस और खेलने हैं। और फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए इन 6 टेस्ट मैचेस में भारत को कम से कम 5 टेस्ट मैचेस तो जीतने ही होंगे। जी। इसका मतलब ये है कि जो इमर्जिंग टीम्स हैं जैसे कि बांग्लादेश हो गई, इनके खिलाफ आपके पास जो टेस्ट मैच हो रहा है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। तो यहाँ पर अगर हम दोनों टेस्ट मैचेस जीत लेते हैं तो फिर हमारी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। क्योंकि आने वाले वक्त में फिर हमें ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलना है, वो भी होम सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो रही है। उन्होंने वो नंबर 1 पर हैं इस समय टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स में। तो इन इन इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 2 टेस्ट मैचेस भारत के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है राजीव। कैसे आप देख रहे हैं लेकिन सभा भाई, बिना रोहित शर्मा, बिना रविंद्र जडेजा, बिना जसप्रीत बुमराह, बिना मोहम्मद शमी के आपको ये टेस्ट सीरीज जीतना है, कितना किस तरह का आप हालात इस समय टीम इंडिया के लिए देख रहे हैं और कितना चैलेंजिंग देख रहे हैं दोनों टेस्ट मैच जीतना? क्योंकि यहाँ गुंजाइश नहीं है कि आप एक ड्रॉ कर लेंगे, जीत रहे हैं, मतलब सब कुछ आपके फेवर में होना चाहिए इस सीरीज को जीतने के लिए। देखिए राजीव, सही कहा आपने कि कठिन चुनौती होगी यहाँ पर भारत के लिए, और ज़्यादा कठिन हो जाएगी अगर बांग्लादेश ने जिस प्रकार से चट्टोग्राम में हम लोगों ने अंतिम एक दिवसीय मैच में विकेट देखा था, जी। अगर उस तरह का विकेट मिल गया तो भारत के को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसका मतलब यही है कि भारत को फोर्स करना पड़ेगा रिजल्ट। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये पहला टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा भारत के लिए। आपने सही कहा कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है। और ये चारों जो खिलाड़ी हों, चारों के चारों टेस्ट मैचेस में मैच विनर्स रह चुके हैं भारत के लिए। तो जी। इनके बिना मैदान में उतरना, और वहां पर जैसे कि मैंने कहा अगर कंडीशंस कंड्यूसिव हो गए बल्लेबाजी के लिए तो फिर उतना आसान नहीं होने वाला है, पर हाँ मेहनत करनी होगी। हम्म। और एक बात और है राजीव की, उस प्रकार की विकेट अगर आपको मिल जाती है जिस तरह से अंतिम एक दिवसीय मैच में मिली थी, वहां पर वहां पर भारत को और ज्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी रिजल्ट फोर्स करने के लिए। 20 विकेट लेने के लिए आपको तेज गति से रन बनाने होंगे और बड़े रन बनाने होंगे, तभी आप बांग्लादेश को दोनों इनिंग में आउट कर सकते हैं। ये भी ध्यान में रखकर कि आपके पास दो सबसे ज्यादा अनुभवी पेस बॉलर इस समय टीम में शामिल नहीं है। बिल्कुल। और सभा भाई, के राहुल ने भी हिंट दिया, उनसे पूछा गया कि इंग्लैंड जिस तरह की ब्लेस बॉल क्रिकेट थ्योरी लेके आया है, क्या कुछ उससे आप इंस्पायर हुए? तो उन्होंने कहा अभी कि हम बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ और दोनों टेस्ट मैच खेलने जाएंगे। क्या वाकई इंग्लैंड इतना इम्पैक्ट डाल रहा है? अब 500 रन एक दिन में बना देते हैं सभा भाई, तब वो टेस्ट मैच जीतते हैं। एक टेस्ट मैच में दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं चलती, फिर भी 200 रन वो चेज नहीं करने देते पाकिस्तान को। पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक हुआ है दोनों टेस्ट मैच जिस तरह से वो हारे। कैसे आप देख रहे हैं ये एक नया
भारतीय टीम के लिए भी सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्या बांग्लादेश हो सामने या ऑस्ट्रेलिया हो, आप अपनी अपनी जो थ्योरी है आप उसी थ्योरी के हिसाब से चले। राजीव, उसके लिए जरूरी ये है ना कि पहले आप थ्योरी तो बना लें। अच्छा। आपकी स्ट्रैटेजी अगर सामने आ जाएगी, अगर आपने अपने अप्रोच को पहले निश्चित कर लिया, उसके बाद ही आप उस पर अमल कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत को वही करना होगा, परंतु वो निर्भर करता है कंडीशंस के ऊपर। अब इंग्लैंड में हम लोगों ने देखा, इंग्लैंड में इतने ज्यादा सीमिंग कंडीशंस हैं, वहां पर आपको पता है कि 5 दिन में आपको रिजल्ट मिलने ही वाला है, अनलेस के बारिश हो गई और मैच 2-3 दिन नहीं हुआ। तो उसके लिहाज से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। पर एक ऐसे जगह पर जहां पर बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, विकेट बहुत ज्यादा साधारण है, बल्लेबाजी के लिए माकूल है, तो वहां पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी में परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन यही है कि आपको अग्रेसिव बल्लेबाजी करनी होगी, ताकि आप तेज गति से रन बनाए, बड़ा स्कोर खड़ा करें और फिर बांग्लादेश को 2 बार आउट करें। आपको हम्म। आपको वो जमाना याद होगा राजीव, जब वीरेंद्र सहवाग ओपन किया करते थे। बिल्कुल। वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी की वजह से भारतीय गेंदबाजों के पास कितना समय था 20 विकेट लेने के लिए। और इसी वजह से भारत का वो फेज था जहां पर भारत ओवरसीज कंडीशंस में भी और एशियन सब कॉन्टिनेंट में भी वो मैचेस जीत रहा था, क्योंकि भारत के पास काफी ज्यादा समय मिलता था। भारत ने एक थ्योरी तो अच्छी की है, भारत अब 5 बॉलर के साथ मैदान में उतरता है टेस्ट मैचेस। इसका हम्म। मतलब है कि आपके पास अटैकिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वो एक एग्रेसिव स्टेप लिया है भारत ने विराट कोहली के कप्तानी के अंडर, जिसका फायदा मिला है। तो वो आपने गेंदबाजी में तो करके दिखाया है, और वही अप्रोच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बल्लेबाजी में भी रहेगा। तब जो 5 बॉलर की आपकी थ्योरी रहती है, उसकी उसको सफलता और ज्यादा मिलेगी। तो भाई 5 गेंदबाजों की थ्योरी की आपने बात की, अब चिटोग्राम का विकेट भी आपने देखा, अब उसको भी आपने एनालिसिस किया, क्या कुछ राइट कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं भारतीय टीम के लिए? क्योंकि मैं जब सीमिंग ऑप्शन से नजर आ रहा हूँ तो उमेश यादव, सिराज, जयदेव उनड़कट और शार्दुल ठाकुर आपके पास, स्पिन डिपार्टमेंट में सौरव कुमार, कुलदीप यादव, अक्षर और अश्विन। अब इनमें से आपको 5 गेंदबाज चुनने हैं, यानी कि आपको एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा, आप 5 गेंदबाज और 6 बल्लेबाजों के साथ जाएंगे। क्या कुछ कॉम्बिनेशन आप बॉलिंग में पहले देख पा रहे हैं? अब देखिए राजीव, जिस तरह का विकेट था वहां पर, अगर घास ज्यादा नजर आती है तो फिर भारत 3 पेस बॉलर्स के साथ मैदान में उतर सकता है। पर जिस तरह की, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में भी चट्टोग्राम में भी थोड़ी बहुत ठंड पड़ रही होगी, तो मॉर्निंग हम्म। कंडीशन पे वहां पर सीम बॉलर्स को मदद मिलती है। और ये बहुत ज्यादा सिमिलर रहता है भारत के कंडीशन में। इस समय जितने सारे रणजी ट्रॉफी मैचेस हो रहे हैं ईस्टर्न साइड में, अगर आप देखेंगे तो वहां पर हर एक स्टेट टीम 3 पेस बॉलर के साथ और 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतर रही है। ये हम्म। एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हो सकता है चट्टोग्राम में भारत भी कुछ इसी प्रकार की कंडीशंस को ध्यान में रखकर 3 पेस बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे। क्योंकि कंडीशंस, कम से कम आपको अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी बहुत मॉइस्चर मिलेगी, थोड़ी नमी मिलेगी, उसका फायदा भारतीय सीम बॉलर्स को मिलेगा। अब अगर आप तीन तीन पेस बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं तो फिर 2 स्पिनर्स आपके लिए, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप आर अश्विन को तो खेलना बनता है, क्योंकि कितने सारे लेफ्ट जी। हैंडर्स हैं बांग्लादेश टीम में, और वो शानदार एक मैच विनर है टेस्ट मैचेस में। उसके साथ साथ या तो आप कुलदीप यादव के साथ जाएं या सौरभ कुमार के साथ जाएं। मुझे हम्म। लगता है कुलदीप यादव एक शानदार ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि उन कंडीशंस में जिस तरह से मैंने देखा था पहले, जो पहला उन्होंने एक दिवसीय मैच खेला लास्ट ओडीआई, वहां पर परखना बहुत मुश्किल हो रहा था हम्म। बल्लेबाजों को, कुलदीप यादव के वेरिएशंस को। तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज आपको अक्षर पटेल के साथ जाना होगा, क्योंकि अक्षर पटेल को जब भी मौका मिला है टेस्ट मैचेस में, उन्होंने वहां जी। शानदार गेंदबाजी की, और वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बल्ले के साथ भी। तो अभी मैं कल सौरभ कुमार को लेकर सब वही यूपी में कुछ सीनियर प्लेयर से बात कर रहा था, कुछ और लोगों से बात की, और सबने बहुत प्रेज किया गेमिंग क्रिकेट्स में उनके पास वो फ्लाइट है, वो लूप है, और क्योंकि बहुत कद उनका छोटा है तो बहुत अच्छा उनको ड्रिफ्ट और लूप मिलता है। क्या एक आइडियल कंडीशन हो सकती है, क्योंकि अभी 6-6 विकेट दोनों ही इंडिया के लिए मैचेस में उन्होंने लिए हैं, तो क्या बैटिंग को थोड़ी देर के लिए भुलाकर अगर हम सिर्फ एक मैच विनिंग बॉलर के रूप में देखें, तो क्या कुलदीप और सौरभ में से पहली चॉइस होनी चाहिए अश्विन के साथ अक्षर पटेल के बजाय? वो निर्भर करेगा, अगर भारत 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरना चाह रहा है तो राजीव, मुझे लगता है कि जी। आर अश्विन और अक्षर पटेल को आप बाहर नहीं कर सकते हैं 11 में, क्योंकि अक्षर पटेल ने हम्म। आपके लिए शानदार गेंदबाजी की है, और रविंद्र जडेजा की जगह पर वो एक एडिक्वेट रिप्लेसमेंट साबित हुए हैं। और जी। उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे टेस्ट मैचेस में तो लाजवाब रहा है। उतना आसान होगा नहीं अक्षर पटेल के बारे में सोचना कि उनको बाहर रखा जाए, और मुझे नहीं लगता ये करना चाहिए। थोड़ी बहुत आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखनी होगी टेस्ट मैचेस में। तो अगर भारत 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहा है तो मैं यही 2 स्पिनर्स को देखना चाह रहा हूँ। और अगर 3 स्पिनर्स के साथ हो सकता है, अगर उतरना चाहे तो फिर कुलदीप यादव और सौरव कुमार के बीच में एक खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। हम्म। सौरव कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की है बांग्लादेश ए के साथ भी,
पर इस समय मुझे लगता है कि पैकिंग ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो मैं प्रेफर करूंगा कुलदीप यादव को खेलना, क्योंकि उनके पास वो हम्म। वैरायटी है। और फिर आप दो ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ मैदान में क्यों उतरेंगे, अगर आपके पास हाँ। और एक ऑप्शन है तो। और शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनदकट में किसी को चुनना हो भाई, तो क्या बैटिंग की वजह से शार्दुल को एडवांटेज मिल जाएगा? मुझे लगता है आपको तीन रेगुलर बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना चाहिए, हाँ। जहां तक मेरा ख्याल है। फिर अगर आपको एक और बॉलिंग ऑप्शन के साथ उतरना होगा तो फिर आप शार्दुल ठाकुर मुझे लगता है कि एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में ही खेल सकते हैं टेस्ट मैचेस में। इसके पहले उन्होंने वो हम्म। कारनामा किया है। और आपको आपको मुझे लगता है कि तीन पेस बॉलर के साथ मैदान में उतरना चाहिए इस समय। चलो भाई, बैटिंग ऑर्डर में कोई बहुत बड़ा चेंज तो दिख नहीं रहा। शुभमन गिल और के राहुल पारी की शुरुआत कर सकते हैं। 3 पे पुजारा, 4 पे विराट और 5 पे श्रेयस अय्यर, 6 पे आपके लिए ऋषभ पंत। क्या यही बैटिंग ऑर्डर देख रहे हैं, या आप अभिमन्यु ईश्वरन को भी यहाँ पर देख रहे हैं, अगर 7 बैट्समैन खिलाना चाहती है इंडिया तो? सात बैट्समैन की आवश्यकता है नहीं इन कंडीशंस में राजीव। मुझे लगता है जो और बैटिंग ऑर्डर के बारे में आपने बात की है, जी। कुछ वही तस्वीर हमें इस टेस्ट मैच में देखने को मिलेगी। और सॉलिड बैटिंग ऑर्डर है ये। विराट कोहली नंबर 4 पर, पुजारा नंबर 3, ऋषभ पंत 5, श्रेयस अय्यर ने रन बनाए हैं नंबर 5 पे, तो उनकी जगह बनती है। तो और ज्यादा चेंज मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ इस टीम में। तो बिना रोहित शर्मा के, बिना रविंद्र जडेजा के किस तरह का बैटिंग ऑर्डर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि रोहित शर्मा ने बड़ा इम्पैक्ट डाला है पिछले 1 1.5 साल में टेस्ट क्रिकेट में, खासतौर से सभा भाई। क्या विराट जैसे बल्लेबाज या चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाजों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन चेतेश्वर पुजारा का करंटली जो फॉर्म है वो सस्पेक्ट रहा है। कैसे आप देख रहे हैं? इंडियन बैटिंग थोड़ी फ्रेजाइल लग रही है आपको इस टेस्ट सीरीज के लिए? मुझे नहीं लगता कि फ्रेजाइल लग रही है मुझे राजीव, क्योंकि शुभमन हम्म। गिल एक बहुत ही शानदार रिप्लेसमेंट रहेंगे रोहित शर्मा के लिए। केएल राहुल और शुभमन गिल राइट एट द टॉप, उसके बाद नंबर 3 पुजारा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल बल्लेबाजी है। जी। विराट कोहली अच्छे फॉर्म में है, नंबर 4 पर वो आएंगे। श्रेयस अय्यर को जब भी मौका मिला है टेस्ट मैच में उन्होंने रन बनाया, और ये तो बहुत ही आइडियल कंडीशन है रन बनाने के लिए। और ऐसे भी हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है टेस्ट मैचेस में, और यही समय है इस प्रकार के मैचेस में अपने आप को और ज्यादा असर्ट करने के लिए। और मुझे विश्वास है कि वैसे ही हमें देखने को मिलेगा। तो भाई, क्योंकि बांग्लादेश टीम की भी थोड़ी बात करें, शाकिब कप्तानी करेंगे इसमें। ओडीआई में हमने देखा लिटिल दास कर रहे थे, अब ओडीआई में शाकिब को जिम्मेदारी दी गई है। अब क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी टेस्ट चैंपियनशिप से आउट है, उनके लिए क्या कुछ होगा पॉजिटिव आप देख रहे हैं? क्या ओडीआई सीरीज जीतने का थोड़ा फायदा बांग्लादेश को मिलेगा, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया वो टेस्ट सीरीज के लिए? हालांकि टेस्ट क्रिकेट में सबसे खराब टीमों में से एक मानी जाती है बांग्लादेश। और यही तो उनको चेंज करना है राजीव। तो उनकी तरफ से प्रयास यही होगा कि जो कॉन्फिडेंस उनको एक दिवसीय श्रृंखला जीतने के की वजह से मिला है, उसी को वो आगे बढ़ाएं। और मुझे जी। लगता है कि जिस दम के साथ, जिस पैशन के साथ वो एक दिवसीय क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, उस तरह का अप्रोच टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश की तरफ से देखने को नहीं मिलता है। जी। और उसकी बहुत बड़ी समस्या है लंबे समय तक बल्लेबाजी करना, जो कि टेस्ट मैच में एक तरह से आवश्यक हो गई है। और जितने भी बल्लेबाजों को हम देख लें बांग्लादेश के, उस तरह का टेम्परामेंट हमें नजर आया नहीं है। पर ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर है उनके लिए। शाकिबुल हसन कप्तानी करेंगे, लिटन दास है, मुशफिकुर रहीम है। उनकी गेंदबाजी में दो स्पिनर्स हैं, शाकिबुल और तैजुल इस्लाम है। उनकी पेस बॉलिंग अटैक काफी तगड़ी है राजीव। हाँ। इबादत हुसैन और तस्कीन अहमद, दोनों गति के साथ और अच्छी उछाल के साथ गेंदबाजी करते हैं। और इबादत हुसैन को जब जब टेस्ट मैचेस में मौका मिला है, उन्होंने वहां पर शानदार प्रदर्शन किया है। तो एक मुझे लगता है कि एक उभरती हुई टीम है। हमें बस उनको उनको भी यही इंतजार होगा कि जो प्रगति पर वो चल पड़े हैं एक दिवसीय क्रिकेट में, कुछ उसी प्रकार का प्रदर्शन टेस्ट मैचेस में भी देखने को मिले। सौरभ भाई, क्या आपको लगता है सरप्राइज कर सकते हैं ओडीआई सीरीज की तरह टेस्ट मैचेस में भी बांग्लादेश? या कि क्योंकि सेशन वाइज क्रिकेट होती है, एक लंबा फॉर्मेट है, रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं और यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत काउंट कर जाता है? हाँ राजीव, वो उसके साथ साथ देखिए, अब वो जमाना चला गया जहाँ पर बांग्लादेश के टेस्ट मैचेस में टर्निंग ट्रैक्स मिलते थे। अब उस तरह के विकेट्स हाँ। मिलते नहीं है वहां पर। और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको बाहर में compete करना है तो आपको अपने जगह के जो विकेट्स है वहां पर सुधार लाना होगा, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया है। और इसका साफ जो उदाहरण हमें नजर आया है एक दिवसीय क्रिकेट में। और वो इस वजह से हुआ है राजीव के इस समय जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल क्यूरेटर हैं, उनका नाम है प्रवीण हिगनेकर। वो मेरे जी। साथ क्रिकेट खेल चुके हैं। इसके पहले वो विदर्भ के क्यूरेटर थे। इस समय अच्छा। उन्होंने बागडोर संभाली है बांग्लादेश में, और इसी वजह से हमें शानदार विकेट मिल रहा है। तो हो सकता है कि स्लो टर्निंग ट्रैक मिले वहां पर,
और वो एक चैलेंज रहेगा दोनों टीमों के लिए। तो और आपने सही कहा कि जितना बड़ा फॉर्मेट होता है, अंतर बड़ी टीमों में और बड़ी और छोटी टीमों में कुछ ज्यादा ही बढ़ता जाता है। जी। और वो हमें लगता है कि इस बार टेस्ट मैच में भी देखने को मिलेगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम बांग्लादेश को लाइटली लेना शुरू कर दें, क्योंकि भारत के लिए ज्यादा जरूरी है कि हम ये 2 टेस्ट मैचेस जीतें, तभी तो हमें अंक मिलेंगे। सभा भाई, ऋषभ पंत को लेके बहुत ज्यादा सवाल है। चेतेश्वर पुजारा को अचानक वाइस कैप्टन बना दिया गया, ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी से हटा दिया गया। कैसे आप देख रहे हैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन और एज अ मैच विनर? टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत बड़ा मैच विनर के तौर पर ऋषभ पंत को देखा जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज उनके लिए देख रहे हैं जब ये कि ईशान किशन, संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज आके रन बना रहे हैं और अपनी दावा लगा रहे हैं। हालांकि फॉर्मेट अलग अलग, कोई बात नहीं, बट एक कंडीशन वो रख रहे हैं बार बार। हाँ राजीव, पर ऋषभ पंत तो मुझे लगता है एक आइडियल प्लेयर है टेस्ट मैच के लिए। मैच जी। विनिंग कंट्रीब्यूशन अगर किसी का सबसे ज्यादा रहा है पिछले 1-2 साल में, तो वो ऋषभ पंत का ही रहा है। क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, वापिस हम लोग उसी मुद्दे पर आ रहे हैं कि वो तेज गति से बल्लेबाजी करने का एडवांटेज भारतीय टीम को मिलता है, भारतीय बॉलिंग जी। यूनिट को मिलता है। और इसी वजह से ऋषभ पंत की जगह बनती है। मैं मानता हूं कि दूसरे फॉर्मेट में कई सारे कॉम्पिटिटर सामने आ रहे हैं, पर अंत में टेस्ट मैचेस में आपको ऋषभ पंत की आवश्यकता है। और जी। बेहतरीन प्रदर्शन किया है बिहाइंड द स्टंप्स, उनका ग्लव वर्क, उसमें बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला है। और बल्लेबाजी में तो खैर हम लोगों ने देख लिया है वो क्या कर सकते हैं टेस्ट मैचेस में। चलिए, ऋषभ पंत के साथ साथ चेतेश्वर पुजारा काउंटी में अच्छा रन करके आया वो सभा भाई, लेकिन बीच में एक गैप आया है, एक लंबा सा गैप है जब वो वापस आ रहे हैं। बांग्लादेश ए के खिलाफ वो मैच भी खेले, वो और उमेश यादव। कितना इन दोनों खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं? क्योंकि उमेश यादव का भी अंदर बाहर लगा रहता है, चेतेश्वर पुजारा रिसेंटली कम बैक कर रहे हैं। देखिए, चेतेश्वर पुजारा के लिए बहुत अहम सीरीज है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा के लिए बहुत ही क्योंकि आइडियल कंडीशंस अब होंगी, ब्रांड ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट में भी बदल और गई, तो भारत में फिर भी। चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी को भी देखना पड़ेगा, एसेस करेंगे टीम मैनेजमेंट। हाँ, मुझे लगता है कि पुजारा जो जो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, भारत को अभी भी लगता है टीम मैनेजमेंट को उस प्रकार के बल्लेबाज की जरूरत है। इसीलिए उनको मौका मिल रहा है। और ये जो 6 टेस्ट जी। मैचेस होने वाले हैं, ये एक अहम पड़ाव रहेगा चेतेश्वर पुजारा के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 पर वो आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अगर वो निरंतर रन बनाएंगे तो भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ चलिए वो तो बात की बात है, पर बांग्लादेश के में जो कंडीशंस मिलेंगे वहां पर पुजारा को रन बनाना चाहिए, जितना अनुभव है उनके पास। पर जैसा कि मैंने कहा कि एक तरह से ये टर्निंग पॉइंट है चेतेश्वर पुजारा के करियर में। अगर यहाँ पर वो रन बनाते हैं तभी उनका करियर और आगे बढ़ेगा। उमेश यादव, समा भाई, उन पे एक रिएक्शन आपका चाहिए। लगातार अंदर बाहर होते रहते हैं, उनकी जगह पक्की नहीं है अब, क्योंकि सिराज और उमेश दो आइडियल चॉइस बचे हैं आपके नई गेंद से बॉलिंग के लिए। थर्ड बॉलिंग ऑप्शन के लिए आपने कहा शार्दुल शायद बेहतर चॉइस होंगे। क्या उमेश यादव के लिए भी कुछ इसी तरह की सीरीज आप देख रहे हैं, या कैसे आपको लग रहा है कि अंधेरे में कहीं जिस तरह ईशांत शर्मा गुम हुए, कुछ वैसे ही गुम होने के चांसेस अब उमेश यादव के बन जाएंगे? देखिए, उमेश यादव की यूटिलिटी है अभी भी, क्योंकि जो गति के साथ वो बॉलिंग करते हैं, जो कंडीशंस है हाँ। वहां पर रिवर्स स्विंग मिलने के चांसेस हैं। और आपको याद होगा एशियाई सब कॉन्टिनेंट में उमेश यादव ने शानदार गेंदबाजी की है भारतीय कंडीशंस हाँ। में भी। इसी वजह से उमेश यादव को यहाँ पर रखा गया है। और जो फॉर्म उन्होंने दिखाया है बांग्लादेश ए के विरुद्ध, उन्होंने टेस्ट मैच खेला था, वहां पर भी विकेट लिए, गति के साथ गेंदबाजी की। इसीलिए एक और मौका है यहाँ पर उमेश यादव के लिए। देखिए, जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी फिट हैं, तब एक तरह से सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं उमेश यादव। पर यहाँ पर उनको एक हाँ। एक प्रकार के लीडरशिप रोल अदा करना होगा, क्योंकि सबसे अनुभवी गेंदबाज, तेज गेंदबाज इस समय भारतीय टीम में वही है। मोहम्मद सिराज हैं उनके साथ, पर इस समय मुझे लगता है कि वो रोल निभाना बहुत जरूरी हो जाएगा उमेश यादव के लिए। चलिए, तो सभा भाई ने अपनी राय रख दी है, और आज की चर्चा में लब्बो लबाब यही निकला कि जो थ्योरी विराट कोहली लेकर आए थे, 5 गेंदबाज खिलाने की थ्योरी, वो कंटिन्यू रहेगी बांग्लादेश में। भारतीय टीम 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाएगा और कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी मैच को खत्म करने की, यानी कि अटैकिंग क्रिकेट खेलें, ताकि रिजल्ट्स आए मैच में, किसी भी तरह की ड्रॉ की या बांग्लादेश की जीतने की संभावना ना बने, ताकि आपके फाइनल में पहुंचने की संभावना बनी रहे। यानी कि दोनों टेस्ट मैचेस आप जीते, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम से कम 3-0, 3-1 या 4-0 से आप टेस्ट मैच जीते, तो फाइनल में आपकी जगह पक्की हो सकती है। कुल मिलाकर दरवाजे खुले हुए हैं, बस आपको बेहतर क्रिकेट खेलनी है। रिसोर्सेज आपके कम जरूर हुए हैं, लेकिन जो भी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनके साथ आपको बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, और ओडीआई सीरीज में जो कुछ हुआ उसको बुलाकर नए सिरे के साथ आगाज कर रहे हैं, और साल का समापन जीत के साथ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।